नमस्कार। आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में प्रथम अंक का 8वां श्लोक। श्लोक आप लोगों के सामने प्रस्तुत है। क्या है श्लोक? इस प्रकार, मुक्तेषु रश्मिषु निरायत पूर्वकाया निष्कम्पचामरशिखा निभृतोर्ध्वकर्णः आत्मोद्धतैरपि रजोभिरलङ्घनीयः धावन्त्यमी मृगजवाक्षमये बरथ्यः। यह जो श्लोक है, इस श्लोक में पाठभेद भी प्राप्त होता है या अलग तरीके से श्लोक को पढ़ा जाता है, इस प्रकार भी हमें मिलते हैं। यह श्लोक मुक्तेषु रश्मिषु निरायत पूर्वकायः स्वेषामपि प्रसरतां रजसामलङ्घ्यः निष्कम्पचामरशिखास्त्युतकर्णभङ्गः भावन्ति वर्त्मनेतरन्ति नुवाजिनस्ते। इस प्रकार यह भी पाठभेद मिलता है। तो आइए, यह जो श्लोक है, इस श्लोक का संपूर्ण अर्थ, पदच्छेद, पद विश्लेषण, अन्वय, भावार्थ और संधि, समास, कारक इत्यादि व्याकरण तत्व के साथ हम आगे चलते हैं। तो अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में यह उक्ति किसकी है? यह उक्ति है सारथी की। रथ का वेग या रथ की गति को सूचित करते हुए सारथी राजा दुष्यंत से कहते हैं, मुक्तेषु रश्मिषु निरायत पूर्वकाया। इस प्रकार वर्णन करते हैं। घोड़े जिस प्रकार दौड़ते हैं, जिस गति से दौड़ते हैं, किसके पीछे? मृग के पीछे। दृश्य वही है, राजा दुष्यंत बिल्कुल धनुष और तीर लेके तैयार खड़े हुए हैं रथ के ऊपर, और रथ बहुत तेज गति से आगे चल रहा है। और रथ की गति को और घोड़े जिस प्रकार धावन कर रहे हैं, घोड़ों की धावन की गति को वर्णन करते हुए सारथी यहां पर राजा को कहते हैं। ठीक, तो इसका पद विश्लेषण पहले देख लेते हैं। यहां पर मुक्तेषु रश्मिषु निरायत पूर्वकाया निष्कम्पचामरशिखा निभृतोर्ध्वकर्णः। यहां पर संधि युक्त पद है। निभृत प्लस ऊर्ध्वकर्णः, निभृतोर्ध्वकर्णः। आत्मोद्धतैरपि, यहां पर भी पद विश्लेषण। आत्मोद्धतैः युक्त अपि, आत्मोद्धतैरपि। ठीक, इस प्रकार रजोभिरलंघनीयः, यहां पर क्या होगा? रजोभिः युक्त अलंघनीयः, रजोभिरलंघनीयः। धावन्त्यमि, यहां पर अगर हम इसको संधि विच्छेद करेंगे, धावन्ती प्लस अमी, धावन्त्यमि। मृगजवा क्षमयेव, यहां पर मृगजवा क्षमया युक्त इव
मृगजवाक्षमयेव। ठीक है, यही है संधियुक्त पद, संधियुक्त पद इस प्रकार। फिर है रथ्यः। तो इस प्रकार पद विश्लेषणम मुक्तेषु रश्मिषु निरायात पूर्वकाया निष्कंपचामरशिखा निभृत ऊर्ध्वकर्णः आत्मोद्धते अपि रजोभिः अलंघनीयः धावन्ति अमी मृगजवाक्षमया इव रथ्यः। तो पद विश्लेषणम इस प्रकार प्राप्त होते हैं या संधि विच्छेद। फिर हम अन्वय के साथ आगे बढ़ेंगे। मुक्तेषु रश्मिषु निरायत पूर्वकाया निष्कंपचामरशिखा निभृतोर्ध्वकर्णः आत्मोद्धतैरपि रजोभिरलंघनीयः धावन्त्यमे मृगजवाक्षमयेव रथ्यः। रश्मिषु मुक्तेषु, रश्मिषु मुक्तेषु अमी रथ्यः, अमी यहाँ पर रथ्यः मृगजवाक्षमया इव, मृगजवाक्षमया इव निरायत पूर्वकायः निष्कंपचामरशिखः, निष्कंपचामरशिखा निभृतोर्ध्वकर्णः, निभृतोर्ध्वकर्णः आत्मोद्धते ही अपि, आत्मोद्धते ही अपि रजोभिः अलंघनीयः धावन्ति, रजोभिः अलंघनीयः धावन्ति। अन्वय इस प्रकार और भी हम सरल तरीके से कर सकते हैं। तो मुक्तेषु रश्मिषु अमीरथ्यः मृगजवाक्षमया इव निरायत पूर्वकायः निष्कंपचामरशिखः निभृतोर्ध्वकर्णः आत्मोद्धते ही अपि रजोभिः अलंघनीयः सन्तः धावन्ति। सारथी बोल रहे हैं रथ्यः धावन्ति, धावन कर रहे हैं, अत्यंत तेज गति से दौड़ रहे हैं। और इस प्रकार यह जो श्लोक है इसका एक एक शब्दों का अर्थ और व्याख्या पद विश्लेषण सहित हम जानेंगे। मुक्तेषु रश्मिषु व रश्मिषु मुक्तेषु, रश्मिषु नाम प्रग्रहेषु, प्रग्रह अर्थात हिंदी में लगाम, शिथिलीकृतेषु ढीला करने के पश्चात, ढीला कर देने से। रथ में लगाम होता है और जो सारथी रथ चलाते हैं कभी परिस्थिति के अनुसार लगाम खींचना पड़ता है, कभी ढीला करके छोड़ना पड़ता है। तो इस समय सारथी ने क्या किए हैं, मुक्तेषु रश्मिषु, जो लगाम है लगाम को मुक्त कर दिए हैं, लगाम को थोड़ा ढीला कर दिए हैं, बिल्कुल छोड़ दिए हैं। अर्थात जो घोड़े हैं घोड़ों को अपने नियंत्रण में बिल्कुल नहीं रखे हैं, बिल्कुल खुला छोड़ दिए हैं, क्योंकि आगे आगे मृग चल रहा है और मृग का शिकार करना लक्ष्य है राजा का, और राजा पीछे बिल्कुल रथ में सवार हैं और रथ आगे चल रहा है। तो सारथी ने क्या किया, जो लगाम है लगाम को बिल्कुल ढीला छोड़ दिए हैं। तो मुक्तेषु रश्मिषु, लगाम ढीला कर देने से अमी रथ्यः, अमी रथ्यः एते अश्वः, रथ्यः नाम अश्वः, रथम वहन्ति इति रथ्यः अर्थात घोड़ा। अमिरथ्यः, ये घोड़े क्या कर रहे हैं, मृग जवाक्षमया इव, मृग नाम हरिण, जवा नाम वेग, क्षमया इव सहिष्णुतया इव। मृग जो है अत्यंत तेज गति से दौड़ रहा है और जो घोड़े हैं क्या कर रहे हैं, मृग की गति को सहन नहीं कर पा रहे हैं। घोड़े सोचने लगे क्या, अरे सामान्य मृग होके, सामान्य हिरन होके हमसे वो आगे इतना तेज गति से दौड़ रहा है, हमसे आगे निकल जा रहा है, तो घोड़ों को सहन नहीं हो रहा है।
तो घोड़े सहन नहीं कर पा रहे हैं किसको, जो मृग की जो गति है इस गति को। ठीक है, तो मृग जवा क्षमया इव निरायत पूर्वकायः नितराम आयतः, आयतः नाम विस्तृतः, पूर्वकायः शरीराग्रभागः, शरीर का जो आगे का जो भाग है, नितराम आयातः अत्यंत विस्तृत हो गया है। ये सामते तादृशः सुविस्तृत शरीर भागः, लगाम ढीला कर दिया गया है। और जो घोड़े हैं, हिरण का जो गति है, गति को सहन नहीं कर पा रहे हैं और इसीलिए वो भी तेज गति से दौड़ने लगे हैं। किस प्रकार के घोड़े, निरायत पूर्वकायः, जिनका शरीर अत्यंत विस्तृत है। घोड़े बिल्कुल इस प्रकार करके आगे शरीर को विस्तृत करते हुए, शरीर का जो अग्रभाग है अग्रभाग को विस्तृत करते हुए आगे आगे दौड़ते जा रहे हैं। निष्कंप चामर शिखः, निष्कंपः व निश्चलः चामराणां शिखः अग्रभागः येषां ते। निष्कंपः निश्चलः, जो घोड़े होते हैं, घोड़े के गर्दन पर एक चामर शिखा, कुछ ऐसे केशः बाल कुछ होते हैं, अत्यंत निश्चल, वो भी बिल्कुल निश्चल हो गए हैं। यही विशेषण है किसका, रथ्यः का। किस प्रकार का, रथ्यः नाम अश्वः, घोड़ों का विशेषण। किस प्रकार का घोड़ा, निष्कंपः निश्चलः चमराणां शिखा, जो उनके गर्दन में जो केश पुंज है, जो केश राशि है, जो शिखाएं हैं, वो शिखा बिल्कुल निश्चल हो गए हैं। इस प्रकार के घोड़े। और ये जो निष्कंप चामर शिखः, इसका भी एक अलग भी अर्थ है, आगे हम यहां पर देखते हैं। किस प्रकार के घोड़े, निष्कंप चामर शिखः, अर्थात निश्चलाः चामराणाम चमर मृगपुच्छ निर्मित शिरोभूषणानां शिखः अग्रभागः येषां ते। यहाँ पर भी इस प्रकार भी वर्णन जो विद्वान लोग हैं, समीक्षक, इस प्रकार भी इसकी व्याख्या करते हैं। निश्चलः चमराणां चमर मृगपुच्छ निर्मित शिरोभूषणानां, जो घोड़ों को सजाया जाता है, शिरोभूषण जो सिर में कुछ धारण किया जाता है, कुछ मुकुट के टाइप से, वो किससे निर्मित होता है, चमर मृगपुच्छ निर्मित शिरोभूषण। चमर मृग जो होता है, हिरण, इस मृग के पुच्छ से अत्यंत सुंदर तरीके से एक आभूषण बनाया जाता है घोड़ों के लिए, और जो घोड़े अपने मस्तक पर इसको धारण करते हैं। इसी चीज को यहां पर विद्वानों ने कहा है, चमर मृगपुच्छ निर्मित शिरोभूषणानां शिखः अग्रभागः, जो उन पुच्छ से निर्मित, कौन से पुच्छ, चमर मृग के पुच्छ से निर्मित सुंदर आभूषण जो सिर में धारण किए हुए हैं घोड़े, वो भी। ठीक है, इस प्रकार निभृतोर्ध्व कर्णः, निभृतो निश्चलो नाम स्थिरो, बिल्कुल स्थिर हो गए हैं। क्या, ऊर्ध्वौ उत्थितौ कर्णौ येषां ते निभृतोर्ध्व कर्णः। निभृतौ एवं ऊर्ध्वौ उत्थितौ, कर्ण जो हैं, कान, घोड़े के कान अत्यंत स्थिर हो गए हैं और ऊपर बिल्कुल ऐसे खड़े हो गए हैं। जब घोड़े तेज गति से दौड़ रहे हैं तो बिल्कुल कर्ण बिल्कुल स्थिर, और कर्ण ऐसे हिलना डुलना कुछ भी नहीं है उसमें, कर्ण बिल्कुल स्थिर हो गए हैं और ऊपर ऐसे खड़े हो गए हैं। किनका, घोड़ों का। क्यों, तेज गति से दौड़ने के कारण। आत्मोद्धत ही, आत्मना, अपने आप से, स्वयं से, स्वखूरद्वारेण उद्धते ही व उत्थापिते ही अपि, आत्मोद्धतैरपि,
आत्मना अपने आप से, अपने खुर से, उद्धते जो ऊपर उठ रहे हैं। जब घोड़े तेज गति से दौड़ रहे हैं और इसके कारण क्या होता है, घोड़ों का जो खुर है, पैर का जो खुर, उससे बिल्कुल जो मार्ग का जो धूल है बिल्कुल ऊपर उठ रहे हैं अत्यंत तेज गति से। ठीक, आत्मोद्धते ही अपि रजोभिः रेणुभिः धूलिभिः। अच्छा, घोड़ों के खुर से जो धूल उड़ रहे हैं उस धूल से अलंघनीय अनतिक्रमणीय संतः धावन्ति वेगेन गच्छन्ति। अलंघनीय अनतिक्रमणीय, अर्थात वो घोड़े अलंघनीय हो रहे हैं, अर्थात घोड़े के जो खुर से जो धूल उड़ रहे हैं वो धूल भी किस प्रकार का धूल, पवन से सम्मिश्रित धूल, वो धूल भी पीछे रह जा रहे हैं और जो घोड़े हैं आगे 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 निकलते जा रहे हैं। क्लियर? तो और एक बार देख लेते हैं। आत्मोद्धते ही अपि रजो भी अलंघनीय धावन्ति। अलंघनीय, वो धूली भी अर्थात हवा भी, जो हवा से सम्मिश्रित धूल या धूल से सम्मिश्रित जो हवा है वो हवा भी पीछे रह जाती है और घोड़े आगे निकल जाते हैं। इस प्रकार की गति है घोड़ों की। और इस गति को वर्णन करते हुए सारथी राजा दुष्यंत से कहते हैं, घोड़ों का वेग, घोड़ों की गति को वर्णन करते हैं। तो घोड़ों की गति किस प्रकार है, पवन से भी अत्यंत तीव्र गति से वो घोड़े आगे आगे चलते जा रहे हैं। ठीक है, ओके, इसका भावार्थ देख लेते हैं। वही चीज अभी जो बताया गया आप लोगों को, यदा रश्मयः मुक्तः भवन्ति, मुक्तेषु रश्मिषु, लगाम को ढीला कर देने के पश्चात, तदा एते प्रसिद्ध अश्वः, तभी ये जो प्रसिद्ध अश्व हैं, अत्यंत वेगवान अश्व, मृगस्य वेगम असहमाना इव अधिकतर वेगेन धावन्ति। मृग का जो वेग है, मृग हरिण की जो गति है, उस गति को सहन नहीं कर पा रहे हैं घोड़े और अत्यंत तेज गति से दौड़ रहे हैं। तेषाम शरीरस्य पूर्वकायम दीर्घम भवति, शरीर का जो अग्रभाग है पूर्वकाय अत्यंत दीर्घ हो जा रहा है, अत्यंत दीर्घ तेज गति से घोड़े आगे चल रहे हैं। कर्णयोः अंतराले भूषणार्थम दत्ता नाम चामर शिखा निश्चलः भवन्ति। जो चामर शिखा, जिसके दो अर्थ बताए गए अभी, एक तो घोड़ों का जो चामर, जो पुष्पगुच्छ या केसराशि जो है उनके गर्दन में वही, और चामर शिखा चमर मृग से या चमर मृग के पुच्छ से निर्मित जो शिखा, जो शिरभूषण जो घोड़ों ने धारण करते हैं अपने सिर पर, वही चामर शिखा निश्चलः भवन्ति। कर्णद्वयम स्थिरम तथा ऊर्ध्वमुखी भवति, जो दो कान हैं स्थिर हो जाते हैं और बिल्कुल ऊपर खड़े हुए रहते हैं। यदा एते अश्वः धावन्ति तदा तेषां खुरैः ये धूलयः उद्गतः। जब ये घोड़े आगे आगे दौड़ते हैं और मार्ग से टकराता है उनका खुर, और खुर से जो धूल निकलते हैं, जो धूल उड़ने लगते हैं, उद्गतः भवन्ति तेषां रजसामपि एते अनतिक्रमणीयः भवन्ति। अनतिक्रमणीयः न अतिक्रमणीयः, अर्थात वो धूल भी घोड़ों को अतिक्रम करते हुए आगे नहीं जा पा रहे हैं, अर्थात वो धूल से, पवन से सम्मिश्रित धूल भी पीछे रह जाते हैं और घोड़े अत्यंत तेज गति से
आगे निकल जाते हैं। यही है भावार्थ। इस प्रकार जैसे हिंदी में भी बता दिया गया, स्वयं लगाम को ढीली किए जाने पर ये रथ में जूते हुए घोड़े मानो मृग वेग को सहन न करने के कारण शरीर के अगले भाग को फैलाते हुए गर्दन के बालों के निश्चल अग्रभाग वाले या निश्चल चामर शिखा वाले कानों को सीधे ऊपर की ओर उठाए हुए अपने खुरों से उड़ाई गई भी धूलि से अलंघनीय होकर दौड़ रहे हैं। इस प्रकार का यह भावार्थ है इस श्लोक का। क्लियर? तो अत्यंत रमणीय श्लोक। मृग के स्वभाव, मृग आगे आगे दौड़ रहा है, ठीक है, और मृग को दौड़ाते हुए अत्यंत तेज गति से दौड़ने लगते हैं घोड़े, और घोड़ों का स्वभाव इस श्लोक में वर्णित है, इसलिए इसमें सामान्य तरीके से स्वभावोक्ति अलंकार है। ठीक, वेरी गुड। अब इसका भावार्थ हो गया। अब जो व्याकरण तत्व है, कुछ व्याकरण तत्व देख लेते हैं। प्रकृति, प्रत्यय, कारक, विभक्ति, संधि, समास इत्यादि। मुक्तेषु रश्मिषु, मुक्तेषु मुच धातु से क्त प्रत्यय, तेषु सप्तमी बहुवचन प्रयोग, रश्मिषु अश व्याप्तो मी रश्मि, तेषु रश्मिषु। यहां पर सप्तमी विभक्ति, और कौन सी सप्तमी? यहां पर भावे सप्तमी। ठीक, हाँ, यहां पर अस्नोते रस च सूत्र से धातु को रस, अस्नोते रस च सूत्र से धातु अस धातु को यहां पर रस हुआ है, और इसी प्रकार रश्मिषु। ठीक है, नेक्स्ट अमी, अदस शब्द प्रथमा बहुवचन रूपम अमी। यह किसका विशेषण है? रथ्यः। अमी रथ्यः, ये विशेषण, ये विशेष्य। यहां पर रथ्यः, अमी रथ्यः। रथ्यः रथम वहन्ति इति रथ्यः। रथ्या शब्द का क्या अर्थ है? अभी जैसे बताया गया, अश्वः, या घोड़े। रथ शब्द से यथ प्रत्यय रथ्य, और बहुवचन प्रयोग रथ्यः। ठीक, अमी रथ्यः। मृगजवा क्षमया, मृगस्य जवः, मृगजवः षष्ठी तत्पुरुष, तस्मिन् अक्षमा, तस्मिन् नाम मृगजवे अक्षमा, तस्मिन् अक्षमा, मृगजवे अक्षमा, मृगजवा क्षमा। और यहां पर तया, ये तो तया है, यहां पर ये समास क्या है? सुप सुपा समास। ठीक, मृगजवे अक्षमा, मृगजवा क्षमा, तया मृगजवा क्षमया, समास होगा सुप सुपा समास। ये क्लियर? नेक्स्ट निरायत पूर्वकायः, निरायतः अर्थात नितराम आयतः, ब्रैकेट में है, निरायतः पूर्वकायः येषां ते, निरायत पूर्वकायः बहुब्रीहि समासः। ठीक, निरायतः पूर्वकायः येषां, ये भी हो सकता है, और नितराम आयतः पूर्वकायः येषां, ऐसा भी हो सकता है। जिस प्रकार का ऑप्शन होगा हम उसी प्रकार का आंसर करेंगे। तो समास क्या है यहाँ पर? यहाँ पर ये है बहुब्रीहि
समास। क्लियर? ओके, नेक्स्ट। निरायतः। हाँ, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है, ये निरायतः, ठीक है, ये इसको हटाना है। शब्द क्या है? निरायतः। निर उपसर्ग, आ उपसर्ग, यम धातु से त प्रत्यय, निरायतः। निष्कंप चामर शिखः। निष्कंपः चामराणां शिखः येषां ते निष्कंप चामर शिखः। यह है बहुब्रीहि समास, ठीक है। निष्कंप चामर शिखः। पुनः निष्कंपः, निः कंपः, निष्कंपः, संधि विच्छेद। कौन सा संधि? संधि होगा विसर्ग संधि। चामरः, चमर शब्द से आण प्रत्यय, चामरः, ठीक है। निभृतोर्ध्व कर्णः, निभृतौ ऊर्ध्व कर्णौ येषां ते, ये निभृतोर्ध्व कर्णः बहुब्रीहि समास। निभृतोर्ध्व कर्णः, निभृत ऊर्ध्व कर्णः, निभृतोर्ध्व कर्णः। कौन सा संधि? यहां पर गुण संधि। नेक्स्ट, आत्मोद्धते ही। आत्मना उद्धते ही, आत्मोद्धते ही। समास तृतीया तत्पुरुषः समासः, ठीक है। क्लियर ना? आसान शब्द हैं, बस थोड़ा सा परिश्रम करेंगे तो समग्र जो शब्द हैं, शब्दों का व्याकरण, तत्व, संधि, समास इत्यादि हम आसानी से कर पाएंगे, आसानी से जान पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, फिर आगे चलें। आत्मोद्धते ही, आत्म प्लस उद्धते ही, आत्मोद्धते ही। संधि क्या होगा? संधि होगा गुण संधि। उद्धतः, उत हन क्त, उद्धतः प्रकृति प्रत्यय इस प्रकार होगा। लंघनीयः, लंघ धातु से अन्यार प्रत्यय, लंघनीयः इस प्रकार। रजोभिः, ये अनुक्ते कर्तरी तृतीया, और ये यहां पर कारक, ये कर्ता, कर्ता के रूप में भी इस वाक्य में प्रयोग हुआ है, अर्थात रथ्यः रजोभिः अलंघनीयः भवन्ति, वा रजोभिः रथ्यः अलंघनीयः भवन्ति इति कर्ता के रूप में भी प्रयोग हुआ है। आत्मोद्धते जो अभी बताया पहले, अनुक्ते कर्तरी तृतीया, मृगजवा क्षमया सादृश्यवाचक इव योगे अत्र तृतीया विभक्ति। सूत्र क्या है? तुल्यार्थे रतुलोपमाभ्याम। यहां पर सूत्र अगर आता है क्वेश्चन, तुल्यार्थे रतुलोपमाभ्याम, यहां पर ये जो इव शब्द है, सादृश्यवाचक इव शब्द, इससे तृतीया विभक्ति हुई है। और इसमें स्वभावोक्ति अलंकार पहले भी बताया था, जो घोड़ों का स्वभाव का वर्णन है, इसीलिए इसमें स्वभावोक्ति अलंकार है। और छंद बसंत तिलक छंद, ज्ञेय बसंत तिलक तभजा जगौगः।
मुक्तेषु रश्मिषु निरायत पूर्वकाय। इसी प्रकार यहाँ पर ये छंद है बसंत तिलक। ठीक है, और भी कई सारे शब्द हैं इसमें। ठीक है, और अभी हम कुछ क्वेश्चन आंसर जान लेते हैं। अभ्यास प्रश्न, आप लोगों के अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न लेके आए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निरायत पूर्वकायः इत्यत्र कः समासः? षष्ठी तत्पुरुष, कर्मधारय, तृतीया तत्पुरुष, बहुब्रीहि। क्या होगा? विग्रह वाक्य, नितराम आयतः पूर्वकाय येषां ते निरायत पूर्वकायः, बहुब्रीहि समास। और मृगजवाक्षमय इत्यत्र कः समासः? सुप्सुपा कर्मधारय तृतीया तत्पुरुष बहुब्रीहि। मृगजवाक्षमय विग्रह वाक्यम याद कर लीजिए एक बार। मृगजवे अक्षमा, मृगजवाक्षम सुप्सुपा समासः। यहाँ पर तृतीया एकवचन रूपम अस्ति तया। सुप्सुपा कर्मधारय तृतीया तत्पुरुष बहुब्रीहि, यहाँ पर समास होगा ऑप्शन ए सुप्सुपा समास। सह सुपा जानन्ति। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, निष्कंपः इत्यत्र कः संधि? निहि युक्त कंपः, निष्कंपः, 4 ऑप्शन। विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, हल संधि, वृद्धि संधि। तो आसान सवाल है यहाँ पर, विसर्ग संधि और संधि विच्छेद। निहि युक्त कंपः निष्कंपः विसर्ग संधि। नेक्स्ट, निभृतोर्ध्वकर्णः इत्यत्र कः संधि? विसर्ग संधि, गुण संधि, हल संधि, वृद्धि संधि। यहाँ पर निभृत ऊर्ध्वकर्णः, निभृतोर्ध्वकर्णः, ऑप्शन होगा गुण संधि, ऑप्शन बी। ठीक, ओके। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5, लंघनीयः इत्यत्र प्रकृति प्रत्ययम निरूपयत। लंघ अनियर, लंघ्य क्तवतो, लंघयत, लंघ तब्यत। क्या होगा आंसर? लंघ युक्त अनियर प्रत्यय, लंघ धातु से अनियर प्रत्यय लंघनीय। पुनः मुक्तः इत्यत्र प्रकृति प्रत्ययो निरूपयत। मोक्ष मोह घाय, मोक्ष मोच क्तवतो। आसान आंसर, मोच धातु से क्ता प्रत्यय मुक्त, ऑप्शन ए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, मुक्तेषु रश्मिषु निरायत पूर्वकाय एतत् पद्यं कस्मिन् छन्दसि रचितम्? मंदाक्रांता शिखरिणी वसंत तिलक शार्दूल विक्रीडितम्। आंसर वसंत तिलक। लक्षण, ज्ञेया वसंत तिलकम तभजा जगौगः इति लक्षणम्। नेक्स्ट, मुक्तेषु रश्मिषु निरायत पूर्वकाय इति कस्य उक्तिः? किसने कहा? कण्व, दुष्यंत, सूतः, वैखानसः। सारथी की उक्ति है, प्रथम अंक में, श्लोक संख्या 8। ज्यादा अंदर का प्रश्न नहीं है। तो मुक्तेषु रश्मिषु निरायत पूर्वकाय, यहाँ पर यह उक्ति है सारथी की। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 9, निष्कंपचामरशिखः इत्यत्र कः समासः? निष्कंपचामरशिखः। षष्ठी तत्पुरुष, कर्मधारय, तृतीया तत्पुरुष, बहुब्रीहि। यह है बहुब्रीहि समास।
निष्कंपा चामराणम शिखः येषाम ते निष्कंप चामर शिखः। ये जो रथ्यः जो शब्द है, इस शब्द का विशेषण निष्कंप चामर शिखः, बहुब्रीहि समास। निभृतोर्ध्वकर्णः इत्यत्र कः समासः? क्वेश्चन नंबर 10। सुप्सुपा कर्मधारय तृतीया तत्पुरुष बहुब्रीहि। विग्रह वाक्य निभृतौ ऊर्ध्वौ कर्णौ येषाम ते निभृतोर्ध्वकर्णः येषाम ते बहुब्रीहि समासः। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। निरायतः, फिर वही मिस्टेक हो गया, निरायातः नहीं है, निरायतः। इसका प्रकृति प्रत्यय क्या होगा? नि आ यम यत, निर आ यम त, निर आ यम ण्यत, निर आ यह त। कौन सा आंसर सही होगा? निर आ यम त निरायतः। क्या है इस शब्द का अर्थ? निरायत शब्द का अर्थ विस्तृतः। प्रश्न आ सकता है, विस्तृतः, निरायतः। ठीक, नेक्स्ट। मुक्तेषु रश्मिषु इत्यत्र का विभक्ति ही? अधिकरण सप्तमी, भावे सप्तमी, कालाधिकरण सप्तमी, गमनार्थे सप्तमी। मुक्तेषु रश्मिषु भावे सप्तमी। क्लियर? ओके, आगे क्वेश्चन नंबर 13। आत्मोद्धते ही इत्यत्र कः समासः? पंचमी तत्पुरुष कर्मधारय, तृतीया तत्पुरुष बहुब्रीहि। 4 ऑप्शन है हमारे पास, तो आंसर क्या होगा? आत्मोद्धते ही। विग्रह वाक्यम आत्मना उद्धते ही, आत्मोद्धते ही, आत्मना तृतीया एकवचन रूपम, तृतीया तत्पुरुष समासः आत्मोद्धते ही। ठीक। रथ्यः इत्यत्र का विभक्ति है? उक्ते कर्मणि प्रथमा, कर्तरि प्रथमा, कर्मणि द्वितीया, संबोधने प्रथमा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। रथ्यः उक्ते कर्मणि प्रथमा। कैसे? रजोभिः रथ्यः अलंघनीयः भवन्ति। ठीक, रथ्यः उक्ते कर्मणि प्रथमा। क्लियर? ओके, तो इस प्रकार और भी अनेक प्रश्नों की चर्चा हम करेंगे अगली कक्षा में। ये क्वेश्चन नंबर 14, केवल 14 क्वेश्चन दिया गया, और भी कई सारे प्रश्न हैं जो कि हम अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। इसके बारे में आप लोग भी स्वाध्याय कीजिए, और बहुत जल्द हम अगला श्लोक संख्या 9 आपके सामने लेके आएंगे, और श्लोक संख्या 8 से भी संबंधित अनेक प्रश्न हैं और भी उसकी भी चर्चा करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, आगे फिर हम मिलेंगे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, पुनर्मिलामः।